मैं तौफीक कुरैशी, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट एंड लेक्चरर नर्सिंग आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना ये वीडियो है, ये सेल के ऊपर रहेगा। हम आज के वीडियो में सेल की स्टडी करेंगे। तो चलिए जानते हैं सेल के बारे में कि सेल आखिर होती क्या है। सेल को अगर मैं वन वर्ड में कहूँ तो हम जीवन की इकाई भी कह सकते हैं। जीवन की इकाई को सेल कहा जाता है। सेल को हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका। मतलब इस सृष्टि में जीवित जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, उन सब का आरंभ एक सेल से हुआ है। मैं या आप या जितने भी सजीव, जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, उन सभी के जीवन की शुरुआत सेल से हुई है। इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अब मैं जिस सेल की बात कर रहा हूं, जिस कोशिका की बात कर रहा हूं, वो देखिए आपकी स्क्रीन पर उसका एक 3D इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा। हम इस सेल की बात कर रहे हैं। ये एक ह्यूमन सेल का 3D डायग्राम है। इसमें ये जो ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, इसका कवरिंग, ये कंप्लीट होता है, पूरा होता है। मैंने इसे आधा इसलिए कट कर दिया ताकि अपने इसके अंदर के ऑर्गन्स को अच्छे से देख सके। अगर हम डायग्राम 3D में देखेंगे तो सेल कुछ इस प्रकार की होगी। ये देखिए। और यदि हम इसको डायग्राम में देखना चाहें तो हमें सेल कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। इसमें जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा था आपको 3D के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए आप डायग्राम में, ये जो बाहर आउटर लेयर है, दो आपको ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही होंगी, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये जो आपको ग्रीन सा दिखाई दे रहा है, लाइट ग्रीन सा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहाँ और यहाँ दिखाई दे रहा है अपने को, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो 3D के अंदर ये रहा। और ये जो ग्रीन सा आपको दिखाई दे रहा है, ये चिपकी हुई थैली सी गोल्जी एपरेटस, ये देखिए, इसको हाफ करके देखेंगे तो ऐसे की हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये अगर अपने डायग्राम में देखते हैं तो ये रही
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायग्राम में ये रहा 3D में। 3D में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो ग्रीन सा है, लाइट ग्रीन सा, इसको बोलते हैं, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। ये कंप्लीट इसका सेल मेम्ब्रेन अपने ने वापस कवर कर दिया जब इसको हाफ किया। ये देखिए, इसके अंदर आप गौर से देखेंगे, यहाँ देखिए, ये जो आपको स्पॉट्स से दिखाई दे रहे हैं, इनको राइबोसोम्स बोलते हैं। जब गोल्जी सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स होते हैं, ये स्पॉट्स लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे इस साइड में ये जो है, यहाँ आपको ये ब्लैक स्पॉट दिखाई नहीं दे रहे, तो ये हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अपना हो गया गोल्जी एपरेटस। और ये जो कैप्सूल्स से दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया। इसको अपने कट किया अच्छे से, इसकी स्ट्रक्चर जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर अपने बनाते हैं, वो कट करने पे अपने को दिखाई दी। ये देखो, इसको डायग्राम में देखते हैं अपने। इसको डायग्राम में देखेंगे तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा गोल्जी एपरेटस, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम नहीं है। अगर अपने इसमें न्यूक्लियस की बात करें, ये देखिए, जो इसके बीच में आपको ये दिखाई दे रही है बॉल सी, ये ये न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस है। इसको हाफ करते हैं, अगर काटेंगे इसके बाहर की ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, तो अपने को ये केंद्रक दिखाई दिया, ये न्यूक्लियस है। इसको अपने डायग्राम में अगर देखें तो ये रहा, ये जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस।
इसमें ये जो ग्रीन सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसको लाइसोसोम बोला जाता है। लाइसोसोम को हम हिंदी में आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। ये खुद को नुकसान पहुंचाकर खुद को खत्म करके सेल को बचा लेता है, दूसरी जो सेल्स हैं उनको बचा लेता है कंप्लीट खत्म होने से। तो ये सारे ऑर्गेनल्स थे सेल के। सेल के बारे में अपने जानते हैं कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम सेल कह रहे हैं। हम लोगों ने हम लोगों ने बचपन से सुना होगा कि जल ही जीवन है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, तो सेल के जो बाहर का एरिया है वहां पे भी जल होता है, जिसे हम एक्सटर्नल एक्वस एनवायरनमेंट बोलते हैं। एक्वस एक्वा से लिया गया है, एक्वा जल को ही बोला जाता है। और इंटरनल पार्ट में इंटरनल पार्ट में भी जल होता है, जिसे हम प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म यहाँ लिखा भी हुआ है, इंडिकेशन है अंदर की, अंदर जल होता है जिसमें ये ऑर्गेनल तैरते रहते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अध्ययन के लिए हम मुख्यतः तीन चीजों का अध्ययन करते हैं। एक सेल की स्टडी करने के लिए तीन चीजें अपने को अध्ययन करनी पड़ेगी, जिसमें से मेन होता है साइटोप्लाज्म। जैसा कि मैंने बताया, जो सेल के अंदर का एक्वस एनवायरनमेंट होता है जिसमें सेल ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं, साइटोप्लाज्म उसका। और न्यूक्लियस का। और जो थर्ड मेन है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो ये आउटर कवरिंग आपको दिखाई दे रही है, ये सेल मेम्ब्रेन, इन तीन चीज का अपने को अध्ययन करना आवश्यक होता है सेल की स्टडी के लिए। तो हम जानते हैं, फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कि सेल मेम्ब्रेन क्या चीज है। आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि आउटर लेयर है, जो इसकी लेयर है। और जैसा कि अपने ने 3D में देखा, जो कवर किए हुए लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन का छोटा सा पार्ट, सेल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट अपने स्टडी के लिए अलग करें, मान लो कि अपने ने इतना सा पार्ट काटा है और उसको स्टडी के लिए अपने ने एलिब्रेट किया है, विस्तारित किया है, तो वो कुछ इस हिसाब से अपने को दिखाई देगा। सेल मेम्ब्रेन में देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पहले बारे में जान लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि सेल को और सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटर्नल एक्वस एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एक्वस एनवायरनमेंट को क्या करती है? पृथक करती है, एक दूसरे से अलग रखती है। सेल मेम्ब्रेन को अपने ने एलिब्रेट किया, तो उसके कंपोजिशन अपने को निकल के सामने आएंगे, उसके कंपोजिशन अपने को दिखाई देंगे। तो उन कंपोजिशन में दो मेन कंपोजिशन होते हैं। एक तो होता है फॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन्स। तो सेल मेम्ब्रेन को हम फॉस्फोलिपिड की बायलेयर भी बोल सकते हैं। फॉस्फोलिपिड, ये जो आपको ब्लू कलर की बॉल्स सी दिखाई दे रही हैं, ऊपर की ओर और नीचे की ओर ब्लू कलर की बॉल्स,
ये हैं फॉस्फेट, और ये जो बीच में है ग्रीन कलर के पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ये है फैटी एसिड। फैटी एसिड और फॉस्फेट से मिलकर फॉस्फोलिपिड का निर्माण होता है। फॉस्फेट एक हाइड्रोफिलिक एलिमेंट है जो कि जल में घुलनशील होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि सेल के बाहर की ओर एक्वस एनवायरनमेंट है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर एक्वस एनवायरनमेंट बोल रहे हैं, और अंदर की साइड भी एक्वस एनवायरनमेंट है जिसे हम इंट्रा सेलुलर एक्वस एनवायरनमेंट कहते हैं, और साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो ये दोनों एक्वस के दोनों तरफ के एक्वस के जो वाटर के एनवायरनमेंट के पास में जो ये ब्लू बॉल्स हैं, इनको फॉस्फेट कहते हैं। ये हाइड्रोफिलिक होती हैं। जो फॉस्फेट के बीच की जो लेयर है जो आपको दिखाई दे रही होगी ग्रीन कलर के पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ये फैटी एसिड के बने होते हैं। फैटी एसिड लिया गया फैट से। फैट का आपने मायना समझ सकते हैं कि ऑयल लाइक स्ट्रक्चर, ऑयल के जैसी। और हम सभी जानते हैं कि ऑयल है वो जल में अघुलनशील होता है। तो फैटी एसिड हुआ हाइड्रोफोबिक। फॉस्फोलिपिड में एक्सटर्नल जो फॉस्फेट लेयर है वो हाइड्रोफिलिक होती है, और सेंटर की फैटी एसिड की लेयर हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से, फैट की लेयर होने की वजह से, फैटी एसिड की लेयर होने की वजह से, इसमें से हाइड्रो कंपाउंड जल में जो घुलनशील हैं, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड सब्सटेंसेस, वो इसके अंदर से आ जा नहीं सकते। इसके अंदर से केवल फैट सोल्यूबल और माइक्रो सब्सटेंसेस ही आर पार आ जा सकते हैं। तो फिर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड और जो साइज में थोड़े बड़े होते हैं, उन कंपाउंड के आर पार आने जाने के लिए हमें किसी रास्ते की जरूरत होती है। वो हमारी जरूरत पूरी करता है ये प्रोटीन चैनल। ये जो रेड कलर की आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ये प्रोटीन चैनल होते हैं, जिसे हम प्रोटीन टनल भी बोल सकते हैं। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस इसके अंदर से आर पार आ जा सकते हैं। और ये जो आपको छोटे छोटे रेड कलर के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ, ये भी प्रोटीन है। ये प्रोटीन की लेयर होती हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं फॉस्फोलिपिड लेयर को। तो हम इसमें से देखेंगे कि फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे ऑक्सीजन, CO2, एल्कोहल, इसके अंदर से, किसके अंदर से, फैट फैटी एसिड की जो लेयर है उसके अंदर से इजीली आ जा सकते हैं। और वाटर सोल्यूबल जो कंपोनेंट हैं वो प्रोटीन के अंदर से, प्रोटीन टनल्स के अंदर से इजीली आ जा सकते हैं। ये जो बीच बीच में ब्लैक ब्लैक आपको सब्सटेंसेस दिखाई दे रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल ये लिपिड की लेयर के बीच में, फैटी एसिड के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो फैटी एसिड के द्वारा बंधे होते हैं। एकदम कसके ये बंधे होते हैं, इसकी लेयर को मेंटेन करने के लिए होते हैं, इसकी फ्लूइडिसिटी को रिड्यूस करने के लिए होते हैं। फ्लूइडिसिटी से मेरा मतलब है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक तरह की जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से इसकी जो फ्लूइडिसिटी है वो बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से इसकी फ्लूइडिसिटी वो घटती है। जेली लाइक स्ट्रक्चर कैसे है वो हम देखते हैं कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये फॉस्फोलिपिड की लेयर सरकती रहती है, इसमें बीच में गैप भी हो जाता है, वो गैप वापस फिल हो जाता है। इसका यूज इस सेल के लिए ये है कि इसकी फ्लूइडिसिटी, इसी जेली लाइक इसकी प्रकृति के कारण ही एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस इसमें होती है, जो कि सेल के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हम जानते हैं
कि पेनक्रियाज के अंदर से इंसुलिन हार्मोन, पेनक्रियाटिक सेल में से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, तो वो रिलीज इंसुलिन हार्मोन एक पैकिंग में होता है और एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस की वजह से ही वो बाहर के एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। ये ऐसे पैकिंग आके जुड़ेगी सेल मेम्ब्रेन में और फिर इसकी जेली लाइक स्ट्रक्चर के कारण इजीली इसमें एब्जॉर्ब होके बाहर की ओर निकल जाएगी। वैसे ही हम देखते हैं कि अगर कोई बैक्टीरियल सेल या हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल सेल के संपर्क में आता है, तो व्हाइट ब्लड सेल उसे अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेती है कि कौन सी प्रोसेस के द्वारा? एंडोसाइटोसिस के द्वारा। जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी वजह से ये बैक्टीरियल सेल को अपने सेल मेम्ब्रेन में इंसर्ट करवा के और फिर उसको अंदर ले लेती है और फिर उसको नष्ट कर देती है। हम जानते हैं कि एक सेल सिंगल जीवन की इकाई है। बहुत सारी सेल जब मिल जाती हैं तो टिश्यू बन जाते हैं। दो या दो से अधिक टिश्यू जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। बहुत से ऑर्गन एक वे में जब होते हैं तो सिस्टम का निर्माण करते हैं और वो सिस्टम फिर आगे चलकर पूरी ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। ये एग्जाम्पल है इंटेस्टाइन सेल का। इंटेस्टाइन सेल है ये, उसके बाद में टिश्यू बना, फिर इंटेस्टाइन बनी, इंटेस्टाइन के बाद में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम और फिर पूरा ह्यूमन। ऐसे ही ये एक सेल है, इसके बाद में टिश्यू बना, उसके बाद में अपना हार्ट बना, हार्ट के बाद में पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और ह्यूमन। अब हम देखते हैं कि फॉस्फोलिपिड में जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो एक समान नहीं होते। इसके जो हमने दो बाइलेयर देखी है उसमें भी जो फॉस्फेट और फैटी एसिड हैं ये सब के अलग अलग नाम होते हैं। सब समान नहीं होते और सबके अलग अलग नाम होते हैं। तो वो आप स्क्रीन पे देखिए कि मेन फॉस्फोलिपिड कौन कौन से हैं। ये चार जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये मेन फॉस्फोलिपिड्स हैं। और कुछ एसोसिएटिव फॉस्फोलिपिड भी होते हैं इसमें, जो कि तीन अलग प्रकार के होते हैं। वो आपके स्क्रीन पे हैं, ये आप देखिए। उसी प्रकार से हम प्रोटीन को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो प्रोटीन चैनल है ये अलग प्रोटीन है, एवं जो ऊपर और नीचे की लेयर बनाएंगे वो प्रोटीन अलग होंगे। जो प्रोटीन चैनल बनाएंगे वो होंगे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो कि 7 प्रकार के होते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। एवं जो ऊपर और नीचे की लेयर बनाते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इनको हम दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं इनके स्थान के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये जो नीचे की जो लेयर है जो साइटोप्लाज्म के कनेक्टेड रहती है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन्स। और जो बाहर के एक्स्ट्रा एक्वस एनवायरनमेंट के कनेक्ट में रहती है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब हम फॉस्फोलिपिड लेयर के फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है, ये क्यों आखिर अपनी सेल के को कवर करती है। तो इसकी फर्स्ट उपयोगिता यही है कि ये सेल को क्या सुरक्षा प्रदान करती है। और जैसा कि हमने देखा कि फॉस्फोलिपिड लेयर में से सेलेक्टिव पार्टिकल्स ही आ जा सक रहे थे जो कि फैट सोल्यूबल थे और माइक्रो कंपोनेंट्स थे। इसलिए इसको सेमी परमेबल लेयर भी कहा जाता है। इसमें से ओनली फैट सोल्यूबल पार्टिकल्स ही, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल ही अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकते हैं।
दूसरा हमने इसका फंक्शन देखा कि फ्लूइडिसिटी, वो इसकी जेली लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि ये एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। फिर हम देखते हैं कि प्रोटीन्स की फंक्शन क्या क्या है। प्रोटीन्स के, तो फर्स्ट हम देखेंगे जो प्रोटीन टनल या प्रोटीन चैनल, जो कि हमने फर्स्ट प्रोटीन देखा है, नहीं, जो हमने देखा है चैनल प्रोटीन नंबर 4 पे, वो उसकी क्या उपयोगिता है। ये एक टनल की भांति, एक सुरंग की भांति कार्य करता है, एक चैनल की भांति कार्य करता है। ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को एक अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर आने जाने में एक वे प्रोवाइड करता है। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो पंप की भांति कार्य करते हैं, जो आयंस को बाहर की ओर तेजी से थ्रू आउट करते हैं, आर पार कराने में ये तेजी से हेल्पफुल होते हैं। फिर एक है रिसेप्टर प्रोटीन। रिसेप्टर प्रोटीन्स जो है वो हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर के जुड़ने के लिए आवश्यक होता है। रिसेप्टर का मीन है कि किसी सब्सटेंस से जुड़ के और बायोलॉजिकल चेंजेस करा दे। तो ये रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ता है और जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस उनके द्वारा होनी होती है उसको कंप्लीट कराने में हेल्पफुल होता है। एंजाइम प्रोटीन्स जो होते हैं, ये एंजाइम से होने वाली केमिकल प्रोसेस को कंप्लीट कराने में हेल्पफुल होते हैं। और जो एंटीजन प्रोटीन्स हैं, ये एंटीबॉडी के निर्माण में हेल्पफुल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर एसोसिएटिव एक सब्सटेंस होता है जो इस लेयर में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन से जुड़ता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स या प्रोटियोग्लाइकेंस कहा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ते हैं उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है? कार्बोहाइड्रेट एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने में, मजबूती से जोड़ने में हेल्पफुल होता है। कार्बोहाइड्रेट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और ये सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है, अतः नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस के सेल मेम्ब्रेन के द्वारा आदान प्रदान को ये रोकता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट हार्मोन्स को जोड़ने में उपयोगी स्थान को अवेलेबल कराते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सेल को एक पतली एवं ढीली कवरिंग प्रदान करता है, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन मोस्टली होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स को। सेकंड फंक्शन होता है इसका सेलेक्टिव परमेबिलिटी। हम देख रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी जो सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अंदर से बाहर एवं बाहर से अंदर आने जाने दे रही थी। थर्ड इसका है एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होती है। इसका एक फंक्शन और है एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही। एक इसका फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही अंदर आती है, और जो कोशिका के अंदर CO2 होती है वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही बाहर ब्लड में जाती है। इसका सेम मेन फंक्शन एक है मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल। ये सेल की साइज एंड शेप को मेंटेन रखती है। तो आज का अपना ये वीडियो सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन का, यहीं अपने समाप्त करते हैं।
इसके बाद में हम इसके दूसरे पार्ट्स के ऊपर और नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आई होप कि आपको इसमें समझ आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स, इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में अपने ग्रुपेज में आप शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में आप बताइए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।